आ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामकृष्ण कुमार। वेलकम टू नीतीश क्लास। जैसे कि आप सबको पता है, अपना सब क्लास 12th के बारे में पढ़ रहे थे। क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। और पॉलिटी का अपना सब जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके लिए जो है हम लेकर के आते रहते थे, जो कि पिछले बार 10 आपने देखा है, करवाए थे। और आज फिर पार्ट 2 इसका जो है 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने हम आए हैं। तो वक्त का घड़ी समाप्त होता है। बहुत दिन आप सबने इंतजार किया है, इसके लिए आपका मैं सदा आभारी रहूंगा। नॉट बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है बहुत सारा टेक्निकल इशू के कारण और ग्रामीण टीचर होने के कारण थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। चलिए, खैर वो सारा बात खत्म हुआ है। तो आपके सामने हम लेकर के आए हैं 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि पॉलिटी का है, पॉलिटिकल साइंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है, लाजवाब है, और इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला, आप सबको यदि क्लास अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एक बार आप सब कर लीजिएगा। चलिए, ये सब आशा है कि आप सब कर लेंगे। चलिए, तो अपना सब क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देख करके बहुत ही लाजवाब, शानदार और झलकदार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। 10 तक कर लिए हैं और इतना सब जो है इसका अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देख लेते हैं कौन कौन आए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, मोस्ट वेलकम। बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं। चलिए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, शानदार है, लाजवाब है। क्वेश्चन कहता है कि धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, 19, 21 और 26 में भी। और ये आई थिंक 2027 में भी ये क्वेश्चन आएगा। तो धन विधेयक किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक जो होता है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा में ही पारित होता है। कहां पर? लोकसभा में, या या नहीं तो यदि राज्य स्टेट पर देखेगा, विधानमंडल में देखिएगा, ये लोकसभा में, या नहीं तो ये सदन में रहेगा। कहां पर बाबू रे? सदन। सदन में रहेगा तो लोकसभा में पारित होगा। यदि विधानमंडल में, यदि विधानमंडल में पारित होगा तो ये विधानसभा में पारित होगा। कहां पर? विधानसभा। कहां बाबू? विधानसभा। आपको पता होना चाहिए विधानसभा में क्या होता है। ये प्रत्येक राज्य के जो है राजधानी विधानसभा होती है, यहाँ पर पारित होती है। विधानमंडल भी दो होता है, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद में ये पारित नहीं होगा, जब भी होगा तो विधानसभा में पारित होगा। और सदन भी दो होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, तो जो कि दिल्ली में स्थित है। वहां पर जो है ये लोक राज्यसभा में स्थित नहीं होगा। जब भी पारित होगा तो कहां पर होगा? ये जब भी पारित होगा तो लोकसभा में होता है। और धन विधेयक होता क्या है, इसमें क्या करता है, सरकार जो है, सरकार अपना बजट पेश करता है। क्या करता है? बजट पेश करता है। क्या हम जो है क्या क्या चीज पर जो है हम खर्च करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम खर्च, क्या चीज पर करने वाले हैं। जैसे कि शिक्षा पर बाबू, क्या बाबू? शिक्षा पर कितना खर्च करिएगा, या फिर स्वास्थ्य पर कितना खर्च करिएगा, या फिर एडुकेशन पर कितना खर्च कीजिएगा, या फिर रोड बनाने में कितना खर्च करिएगा, या फिर हेल्थ हो गया, और बहुत सारा चीज होता है। जो जो चीज पर खर्च करिएगा, सरकार खर्च करेगी, उसके लिए एक क्या करेगा, अपना एक बजट पेश करेगा। उसी कहेंगे धन विधेयक। क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। समझ रहे कि नहीं? और धन विधेयक जो होता है बाबू, धन विधेयक ये
ये जो है संसद में जो है सदन में ये राज्यसभा में भी जाता है। कहाँ जाता है? राज्यसभा में ही जाता है। लेकिन राज्यसभा के पास जो है सिर्फ और सिर्फ कितने 14 दिन तक ही रहता है। और ये विधानमंडल में जो है विधानसभा में तो पारित होबे करता है। ये इसके अलावा विधान परिषद में भी जाता है। ये कहाँ जाता है? विधान परिषद में भी जाएगा। लेकिन इसके पास इतना एबिलिटी नहीं है कि इसको बंद कर देगा। और ये भी 14 दिन के लिए ही यहाँ पर जाता है, ज्यादा दिन के लिए नहीं जाता है। चलिए खैर, आप सब बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा कि धन विधेयक क्या होता है। देखिए लिखे क्या है, लिखे है धन विधेयक अनुच्छेद 110 वह विधेयक है जो कराधान सरकारी खर्च संचित निधि से धन निकालने या जमा करने जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित होता है। इससे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। आपको हम बता ही, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष इसके प्रमाणित करते हैं। और इसको कौन प्रमाणित करता है? इसको लागू कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। इसके अलावा आपको हम बताएं विधानमंडल में भी होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर आप लोग सब चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, बहुत ही शानदार है कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आती है। आपको बता दें, सूची की संख्या 3 होती है। सूची की संख्या क्या होती है बाबू? 3 होती है। क्या होती है? 3 सूची की संख्या होती है। कितना? 3 होती है। एक क्या होता है? एक होता है यूनियन लिस्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन। एक होता है यूनियन लिस्ट। क्या होता है? यूनियन लिस्ट। इट मीन जो है इसमें कौन आता है? संघ सूची आता है। इट मीन इसमें जो है इसमें से जो नियम कानून बनाता है, जो भी कार्य होगा, जो भी नियम कानून बनाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन बोले तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा? केंद्र सरकार। एक क्या होता है? एक होता है स्टेट लिस्ट। क्या होता है? स्टेट लिस्ट। इट मीन ये जो है राज्य सूची होता है। क्या होता है? राज्य सूची होता है। और इसमें कौन काम करता है? कौन नियम कानून बनाता है? इसमें जो बनाता है राज्य सरकार बनाता है। कौन बनाता है? राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार होता है। और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट। क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट होता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाता है। क्या बनाता है? केंद्र सरकार भी बनाता है और राज्य सरकार भी नियम कानून बनाता है। तो इसको कहेंगे अपना सब कॉन्करेंट लिस्ट। क्या कहेंगे बाबू? कॉन्करेंट लिस्ट कहेंगे। तो ये होता है 3 सूची होता है। क्या होता है बाबू? 3 सूची होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होता है। जैसे कि आप मान लो कि विदेश नीति। क्या बाबू रे? विदेश नीति पर जो है, विदेश नीति किसके हाथ में रहेगा? विदेश नीति बनाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के रहेगा। और जैसे कि देखिए NH नेशनल हाईवे जितना भी है, NH1 NH2 NH3, आप देखिएगा नेशनल हाईवे, ये जो रोड बनाने का जिम्मा होता है वो केंद्र सरकार इस पर कार्य करती है। क्या करती है? केंद्र सरकार कार्य करती है। और बहुत सारा केंद्र सरकार का जिम्मा होता है। और एक होता है राज्य सरकार। क्या होता है? राज्य सरकार, जो कि प्रत्येक राज्य के जो सरकार होती है, CM, वो इसके लिए जिम्मेदार होती है, राज्य के लिए काम करती है। और कुछ ऐसा सूची होता है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करता है। जैसे एक बात कर लेंगे शिक्षा पर। ये शिक्षा को, ये जैसे पूछा गया है क्वेश्चन में, शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है? तो शिक्षा पर केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है। तो ये दोनों सूची में आता है। ये जो है दोनों सूची में आता है, यूनियन और जो है स्टेट लिस्ट दोनों में आएगा। तो अपना सब लिख देंगे, शिक्षा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है। इसको कहेंगे अपने सब क्या चीज? संघ सूची कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? संघ सूची कह देंगे। इसको राज्य सूची कह देंगे। और इसको जो है कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में कह देंगे समवर्ती सूची। क्या कहेंगे? समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची में आता है। इसका अर्थ है कि इस विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के कानून को वरीयता मिलती है। अब देखिए कुछ ऐसा कम हो जाता है जिसमें आप देखिए किसमें विवाद हो जाता है। केंद्र सरकार का
और राज्य सरकार का यदि विवाद हो जाएगा, कोई भी विषय पर इस पर विवाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस विवाद हो जाएगा, तो विवाद की परिस्थिति में किसका मान्यता होगा, विवाद की परिस्थिति में याद रखिएगा, विवाद की परिस्थिति में केंद्र सरकार जो भी बात बोलेगा केंद्र सरकार का मान्यता होगा, केंद्र सरकार का क्या होगा, वारिता होगा, इसको जो है मान्यता मिलता है, इसको मान्यता मिलेगा, किसको, केंद्र सरकार का जो बोलेगा उसका मान्यता हो जाएगा, बिकॉज ऑफ केंद्र सरकार को जो है राज्य सरकार से अधिक स्वतंत्रता मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, स्वतंत्रता मिला हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग, हाय सर हाय सर। चलिए आप सब बताइए कैसे हैं, आप सब बताइए कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे ढंग से जो है एंजॉय करते होंगे और पढ़ाई लिखाई में जो है अपने तन मन धन से जो है सघन होंगे, लगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ देखिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आती है, तो संवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में आती है, किसी कोई दिक्कत है एक बार बोलिएगा, हम सब इसका प्रयास करेंगे कि आपको सॉल्यूशन सही से हो, ठीक ना। चलिए, आई होप आप सबको अच्छा ही लगा होगा। चलिए, इसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला अगला देख लेते हैं, बहुत ही गजब है, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है, लोकसभा में, अब देखिए लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है, विपक्ष का नेता कौन होता है, अब देखिए आम चुनाव होता है, क्या होता है, आम चुनाव, आम चुनाव में जो होता है, जो पार्टी जो पार्टी जीतती है, क्या होती है, ज्यादा वोट लाता है, जो पार्टी जो है ज्यादा ज्यादा क्या करता है, वोट लाता है, उसको ज्यादा सीट मिलता है, वो क्या करता है, जीत जाता है, क्या करता है, जीत जाता है। अब देखिए इसमें भी एक ट्विस्ट की बात ये है, जो ज्यादा वोट लाया वो जीत गया, वो जीत गया है, तो उसमें जो है बहुत सारा सरकार जो है अपना सरकार बनाती है, उसी पार्टी में सब जो है कोई एक व्यक्ति को जो है पीएम चुनता है, और जो है ये पीएम जो है बहुत सारा जो पार्टी लीडर जीते होंगे उसको जो है मंत्री बनाता है, किसी को जो है वित्त मंत्री बनाएगा, किसी को जो है सड़क मंत्री बनाएगा, किसी को शिक्षा मंत्री बनाएगा, ये सब मंत्री बनाने का कार्य करता है, क्या करता है, मंत्री बनाने का कार्य करता है, ये सभी लोकसभा में रहेगा, कहाँ रहेगा, लोकसभा। और इसमें देखिए, इसमें जो हार जाएगा क्या हो जाएगा, जो हार जाएगा, जो हार जाएगा पार्टी वही विपक्षी पार्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपक्षी पार्टी हो जाएगा। अभी देखिएगा, अभी फिलहाल भारत में क्या चल रहा है, भारत में चल रहा है, भारत में आपको हम बता दे, अभी अभी भारत में जो है 1990 किससे बाबू, 1990 से ऐसा कोई भी एक पार्टी नहीं है, ऐसा कोई भी एक पार्टी नहीं है जो कि अकेला सरकार बना सकता है, क्या बना सकता है, अकेला सरकार बना सकता है। ये जितना भी अभी तक 1990 के बाद जो है जितना भी सरकार बनाया है, जितना भी सरकार बनाया है, वो किसका सरकार बनाया है, गठबंधन का सरकार बनाया, किसका, गठबंधन का सरकार बनाता है, क्या बनाता है, गठबंधन का सरकार बनाता है, इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट बनाता है। तो इसमें क्या होता है, गठबंधन के सरकार में क्या होता है, बहुत सारा पार्टी मिल करके सरकार का गठन करती है, तो उस सरकार को गठबंधन का सरकार कहते हैं। अभी जो है भारत में किसका सरकार चलता है, गठबंधन का सरकार चलता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा पार्टी मिला होता है, जैसे कि बहुत सारा पार्टी है, जैसे कि अभी भी देखिए इसमें बीजेपी रहता है, जेडीयू रहता है, और बहुत सारा एलजेपी रहता है, और बहुत सारा पार्टी इसमें मिला रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी इसका सरकार बना होता है बीजेपी का, देखिए बीजेपी का ही मंत्री है, आपको पता होना चाहिए, हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी आते हैं इसी साथ बीजेपी से ही आते हैं, ये मंत्री बना हुआ है। और इसका जो है अभी विपक्षी में कौन खड़ा होता है, विपक्ष में कौन खड़ा होता है, तो कांग्रेस पार्टी, अभी देखिएगा एक पार्टी के नाम बता रहे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, देखिए अभी क्या है, विपक्षी में राहुल गांधी हमेशा जो है आवाज उठाते रहते हैं, ये विपक्षी होता है, क्या होता है, जो हार जाते हैं विपक्षी होते हैं। तो वही बात पूछा, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है, तो लिखेंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता वह होता है जो सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का मुखिया होता हो, और जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, क्या होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो ये बात आप आराम से, ये तो किताबी भाषा वाला, इसमें हमको लगता है थी घुसा दिया है बहुत, ठीक है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो आम चुनाव में जो पार्टी जीतती है वो जो है
वो पार्टी सरकार का गठन करती है और इसमें जो पार्टी हारती है वो विपक्ष की नेता बन जाते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकती है, वर्तमान में बीजेपी जो कि सत्ताधारी है और कांग्रेस पार्टी उसका विपक्षी पार्टी है। ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आपका जो है आंसर में 4 चांद लग जाता है, ठीक है कि नहीं, 4 चांद लग जाता है। तो ये लिख सकते हैं, ये किताबी भाषा वाला है, इसको कहेंगे तो नहीं है, चल लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बताए वो लिखिएगा सही रहेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राम सभा क्या होता है। देखिए ग्राम सभा क्या होता है, पूछा जाता है कि ग्राम सभा क्या होता है। तो ग्राम सभा के बारे में अपना सब बताएंगे। ग्राम सभा आपको पता होना चाहिए, भारत में जो है ना 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है। क्या होता है, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है। क्या बाबू, थर्ड टियर गवर्नमेंट है। कितना, 3rd टियर गवर्नमेंट है। देखिए 3rd टियर गवर्नमेंट का आने का मतलब क्या हुआ, अब देखिएगा सबसे फर्स्ट गवर्नमेंट जो होता है वो केंद्र सरकार होता है। क्या होता है, जो कि केंद्र सरकार होता है, जो कि कौन होता है, केंद्र सरकार होता है। केंद्र सरकार होता है जो कि पूरा देश के लिए नियम कानून बनाता है। ये जो जितना भी कार्य करता है, ये कार्य करता है पूरे देश के लिए करता है। क्या करता है, पूरे देश के लिए कार्य करता है। और एक होता है राज्य सरकार। क्या होता है, राज्य सरकार होता है। राज्य सरकार होता है जो कि प्रत्येक राज्य के लिए जो काम करता है, जो राज्य का राज्य सरकार होता है वो अपने राज्य के लिए कार्य करता है, ठीक ना, जो कि अपने, यहाँ लिख देते हैं, अपने राज्य के लिए कार्य करता है, लिख दीजिएगा। और एक क्या होता है, एक होता है लोकल गवर्नमेंट। क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है। क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है, मतलब कि सबसे निचला गवर्नमेंट जो होता है, क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट। इसको आई थिंक इंग्लिश में हम बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट होता है, जो कि ये सबसे निचला आ जाता है। जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, ठीक ना, वार्ड हो गया, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, ये सब जो है, ये सब जो है, ये सभी किसमें आ जाएगा, लोकल गवर्नमेंट में जाएगा। क्या आएगा, लोकल गवर्नमेंट में आएगा। देखिए यहाँ पर सरकार कितने कार्य, कितने तरह के, 3 तरह, एक जो है केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, एक लोकल गवर्नमेंट है। तो वही बात करता है कि ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा जो होता है ये लोकल गवर्नमेंट में आता है। किसमें आएगा, लोकल गवर्नमेंट में आएगा। तो इसी के बारे में थोड़ा सा लिखना है, लोकल गवर्नमेंट में जो ग्राम सभा आता है ये क्या होता है, इसके बारे में पूछा है। तो अपना सब लिखेंगे, ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत सभी वयस्क मतदाताओं की सभा होती है। यह स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई होती है। सबसे निचली इकाई मतलब कि ये लोकल गवर्नमेंट होती है, जो गांव के विकास कार्यों की योजना बनाते हैं। और ये लोकल गवर्नमेंट में जो है पंचायत सभा, ग्राम सभा आती है, ये क्या कार्य करती है, ये गांव में जो होता है विकास का योजना बनाने का कार्य करती है और उस पर नजर रखने का कार्य करती है। अब देखिएगा वार्ड हो गया, हमारे गांव का जो वार्ड होता है या फिर मुखिया होता है, इसका सबका क्या काम होता है, ये कार्य करता है, गांव का विकास का कार्य करता है और गांव पर हमेशा नजर रखने रहता है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है कार्य, ये सब पर नजर रखने रहता है। इसी के बारे में बोला है लिखने के लिए, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी आप सब बता दिया अच्छे से, ये रगड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि संघीय शासन की क्या विशेषता है। संघीय शासन की विशेषता बोल रहा है। अब देखिए संघीय शासन का विशेषता क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। संघीय व्यवस्था किसको कहते हैं, सबसे पहले बात समझिए, संघीय व्यवस्था किसको कहते हैं। संघीय व्यवस्था क्या होता है, संघीय व्यवस्था क्या होता है, वैसी सरकार जो क्या होती है, वैसी सरकार संघीय व्यवस्था क्या होती है, वैसा सरकार, वैसा देश जहां पर दो तरीका के क्या हो, 2 लेवल का गवर्नमेंट हो, 2 लेवल का क्या हो, 2 लेवल का गवर्नमेंट हो। एक केंद्र सरकार होगा, एक केंद्र सरकार होगा, एक राज्य सरकार होगा। इसी को अपना सब कहते हैं संघीय व्यवस्था। वैसी व्यवस्था जहां पर 2 तरीका का सरकार हो, एक केंद्र का सरकार हो जो पूरे देश के लिए कार्य करे और दूसरा राज्य सरकार जो कि प्रत्येक राज्य के लिए कार्य करे। इस व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो वही बात अपना सब लिख देंगे
संघीय शासन की मुख्य विशेषता है सरकार दो स्तर का होता है, एक केंद्र और राज्य। इसका मुख्य विशेषता सबसे पहले यही होता है कि सरकार जो होता है दो स्तर का होता है, आपको हम बताइए दो लेवल का होता है, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार होता है। शक्तियों का विभाजन लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा संविधान की सर्वोच्चता पर निर्भर करता है। और इसमें याद रखिएगा जो संघीय व्यवस्था होती है इसका दूसरा विशेषता लिखेंगे। ये तो पहला विशेषता तो बता ही दीजिएगा, सरकार के दो स्तर होते हैं केंद्र और राज्य। और दूसरा विशेषता हम ये लिख देंगे, यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है। क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। यहाँ पर जो है लिखित और कठोर संविधान होता है। तीसरा विशेषता ये हो गया। चौथा विशेषता यहाँ पर जो है स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। पांचवा विशेषता संविधान का सर्वोच्चता होती है। ये सब इसका विशेषता हो गया। संघीय व्यवस्था में का विशेषता पूछल है, आपको 5 विशेषता हमने बताया है, ठीक है। और 2 नंबर में आएगा, इसमें से 2 लिख दीजिएगा, आप आराम से चल जाइएगा। और 5 नंबर का यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, यही पांचों को टॉपिक बना देंगे और इस पर थोड़ा थोड़ा करके 2-4 लाइन लिख देंगे और वो हो जाएगा 5 मार्क्स का तैयार हो जाएगा। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। सर संघीय व्यवस्था या फिर संघीय शासन पर बोलेगा क्वेश्चन किसी तरह पूछेगा, उस क्वेश्चन को गुरुजी हम रगड़ और रगड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, गुरुजी पकड़ के रगड़ देंगे, सही कहते हैं। चलिए तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। संघीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता सरकार 2 स्तर की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और दूसरा शक्तियों का विभाजन होता है। तीसरा लिखित और कठोर संविधान होता है। चौथा स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। और पांचवा संविधान की सर्वोच्चता होती है। चलिए गुरुजी आपने बताया, हमने समझ गया संघीय व्यवस्था में का विशेषता के बारे में आप सब रगड़ देंगे। देखिए एक होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए चुनाव 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। गुरुजी ये क्या बात बता दिए? चुनाव क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। चुनाव क्या होता है? चुनाव 2 प्रकार का हो सकता है। एक हो जाएगा प्रत्यक्ष, क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। और दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष, क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। गुरुजी ये क्या होता है? देखिए प्रत्यक्ष क्या होता है, वैसा देश जहां पर सीधे जनता, सीधे प्रजा अपनी सरकार को चुनती है, तो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। जैसे कि एक देश हमको दिखाई देगा, स्विट्जरलैंड। क्या दिखाई देगा? स्विट्जरलैंड। यहाँ पर तो लिखल होना चाहिए कैसे होता है स्विट्जरलैंड। चलिए एक बार देख लीजिएगा, आई थिंक ऐसे होता है स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में आपको देखने के लिए मिलेगा। और चुनाव इट मीन एक ऐसा होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, वैसा चुनाव जिसमें जनता सीधे अपने सरकार को नहीं चुनकर बल्कि अपने प्रतिनिधि के सलाह से सरकार बनाती है, तो उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहेंगे। जैसे कि ये भारत में आपको देखने के लिए मिलेगा, कहां पर? इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। आप इसका थोड़ा सा और डिटेल बता दीजिए। देखिए अपना सब क्या चुनते हैं? अपना सब एमएलए चुनते हैं। क्या चुनते हैं? एमएलए, जिसको अपना सब विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। विधायक को चुनता है। किसको चुनता है? विधायक को चुना जाता है। किसको? विधायक को चुना जाता है। और ये विधायक जो होता है, ये विधायक जो होता है अपना अपना खुद सीएम को चुनता है। क्या चुनता है? अपना अपना सीएम को ये चुनता है। अब देखिएगा जो पार्टी का फॉर्मेशन होता है, जो पार्टी जीतता है, वो पार्टी का जितना भी जो एमएलए मतलब कि सीट लाया है उस पार्टी में, वो सब मिल करके अपना सीएम चुनता है। क्या अपना सब सीएम को चुने? नहीं गुरुजी, अपना सब तो सीएम को कहाँ चुने, अपना सब तो वोट दिया एमएलए को, विधायक को, ये सारा मिल करके सीएम चुना। और उसी तरह होता है पीएम का चुनाव। क्या अपना सब पीएम को चुने कि प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनेंगे? क्या अपना सब उसको बोले हैं? नहीं। गुरु जी ये किसको, ये कौन चुने? ये सभी इसको वोट दिए होंगे और ये इसका पार्टी मेंबर बोले होंगे कि आप बन जाइए पीएम, तो ये बन गया पीएम। क्या अपना सब इसको वोट दिए? नहीं गुरुजी, इसको तो वोट नहीं दिए हैं। इस तरह जो चुनाव होता है उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होती है। यहाँ पर पीएम जो बनेगा, पीएम का चुनाव लड़ेगा, और सीएम जो लड़ेगा, सीएम जिसको बनना है वो सीएम का चुनाव लड़ेगा। और जो राष्ट्रपति बनता है, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव करता है।
क्या करता है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इसको कहेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और इसको कहेंगे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषता बता देते हैं, ये उसी देश में लागू होगा जहां का जनसंख्या कम होगा। जहां का जनसंख्या क्या होगा बाबू, जहां का जनसंख्या कम होगा वहां पर ये सूटेबल होगा, वहां पर ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू होगा। और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाला देशों पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का चुनाव कराना मुश्किल है। क्या है, मुश्किल है। तो चलिए गुरुजी आप तो समझा दिए बहुत अच्छे ढंग से, एक बार समझा दीजिए ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में नागरिक सीधे तौर पर कानून बनाने वाले और नीतियों के निर्धारण में भाग लेते हैं, ना कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। ये देखिए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं होता। प्रतिनिधि मतलब क्या, वो व्यक्ति जो कि लोगों द्वारा चुना होता है वो प्रतिनिधि कहलाता है। ये प्रतिनिधि के माध्यम से जो है ये नीति बनाने वाला को नहीं चुनता है या फिर कानून बनाने वाला को नहीं चुनता, ये डायरेक्ट चुनता है। क्या चुनता है, प्रजा डायरेक्ट जो है अपने नागरिकों के माध्यम से जो है कानून बनाने वाला या फिर नीति बनाने वाला को चुनता है। समझ रहे कि ना, यह छोटे समुदायों में अधिक व्यवहार होता है। आपको हम बताएं ये छोटे समुदाय, इट मीन्स ये कम जनसंख्या वाले देशों में अधिक व्यवहारिक होती है। जैसे प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में था। और दूसरा एग्जांपल स्विट्जरलैंड, अभी प्रेजेंट में वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होती है। याद रखिएगा गुरुजी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, लाजवाब है, सुंदर है। क्या क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। अब देखिए लोकतंत्र में मतदान, ये देखिए लोकतंत्र का जो है रीढ़ का हड्डी, इट मीन्स कहा जाए कि बैकबोन जो होता है वो इसको क्या, वो मतदान ही होता है। क्या होता है, मतदान ही होता है। मतदान इट मीन्स वोटिंग। क्या होती है, वोटिंग। अब समझिए यदि वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा क्या लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र ही गायब हो जाएगा। लोकतंत्र का एक विशेषता अपना सब पढ़ते हैं, यहाँ पर जनता को, यहाँ पर नागरिकों को मतदान देने का अधिकार होता है। ये लोकतंत्र का खूबसूरती है और इसका महत्व कहता है लिखने की। तो लिखेंगे लोकतंत्र में मतदान नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने, अपनी इच्छा व्यक्त करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देता है। यह लोगों को शासन प्रक्रिया में शामिल होने और नीति निर्माण को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्या होता है, लोकतंत्र में जो है मतदान जो है नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का क्या करता है, महत्व देता है, या फिर जो है वरिष्ठ करता है कि अपना अपना प्रतिनिधि आप स्वयं चुन सकते हैं। ये क्या होता है, ये लोकतंत्र में जो वोटिंग देने होता है उसी का विशेषता है। यदि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार नहीं होता तो लोगों को जो होता है, नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार नहीं होता, ठीक ना, और अपना इच्छा व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं होता। लोग को चुनाव देने का, वोट देने का आजादी है, तभी तो क्या करता है, तभी तो जनता जो होता है सरकार पर क्या करती है, अपना जवाबदेह बनाता है। देखिए महाराज आपको तो वोट दे देंगे, पहले ही रोडवा बना दीजिएगा, मेरे गांव में जो है रोड नहीं बना है, मेरे गरीब वाला रोड नहीं बना है, आप ये सब पहले बना करके दीजिए। तब क्या करता है, सरकार भी उस वादा को पूरा करने के लिए बोलता है, हाँ हमको वोट दीजिए, हम ये करके दिखाएंगे। यदि वोट देने का अधिकार नहीं रहता ये वादा करने वाला क्या उपाय होता, नहीं हो पाता। इसीलिए अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार होता है, सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देता है। यह लोगों को शासन प्रक्रिया में शामिल होने और नीति निर्माण को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आप इसका विशेषता आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी हम बता देंगे लोकतंत्र में जो होता है मतदान का क्या महत्व होता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। देखिए विविधता में एकता, भारत को जो है ना विविध, भारत अपने आप में एक जो होता है एक बहुत सारा महादेश के बराबर है। भारत जो है महादेश के बराबर, आपको पता होना चाहिए भारत का जो है जनसंख्या जो है, भारत का जनसंख्या जो है 3 महादेश के बराबर है बाबू, 3 महादेश से ज्यादा है, 3 महादेश से ज्यादा है बाबू। महादेश इट मीन्स कॉन्टिनेंट, समझते हैं ना, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है और साथ में जो है भारत जो है एशिया महादेश में आता है। किस में आता है, एशिया महादेश में आता है। भारत एशिया महादेश का एक देश है और यह देश जो है बहुत सारा महादेशों के बराबर होता है, 3 महादेश के बराबर होता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और
ऑस्ट्रेलिया, ये 3 महादेश के बराबर जो है भारत का जनसंख्या है। तो भारत अपने आप में जो है बहुत सारा देशों के बराबर एक देश है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा विविधता है, क्या है बाबू, विविधता है। यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा भाषा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भाषा। बहुत सारा धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारा जाति के लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं। बहुत सारा यहाँ पर सांस्कृतिक का लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, सांस्कृतिक का लोग रहते हैं। बट ये सभी लोग कैसा रहते हैं, एकजुट रहते हैं, क्या रहते हैं, एकजुट रहते हैं। इसी को तो कहता है विविधता में एकता। यही है भारत की विविध, यही है भारत की सुंदरता। क्या है, यही है भारत की सुंदरता कि यहाँ पर बहुत सारा भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति के लोग एकजुट होकर के रहते हैं। इसी को अपना सब विविधता में एकता कहते हैं। विविधता है लेकिन सभी में क्या है, एकता है। क्या है, एकता है। इसी को विविधता में एकता कहते हैं। लिखेंगे विविधता में एकता का अर्थ होता है भारत जैसे देशों में जहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और जीवन शैलियां हैं, फिर भी सभी लोग एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। यह राष्ट्रीय पहचान और सामंजस्य का प्रतीक है और इसी को जो है अपना सब कहते हैं विविधता में एकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब प्लान करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नागरिक स्वतंत्रता क्या है। नागरिक स्वतंत्रता क्या है, देखिए नागरिक का स्वतंत्रता क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हमारे मौलिक अधिकार में जो है लोगों को क्या दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया। क्या दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया है। लोगों की स्वतंत्रता का बात करता है, क्या करता है, लोगों की स्वतंत्रता का बात करता है। आपको पता होना चाहिए लोगों की स्वतंत्रता अनुच्छेद कब से, अनुच्छेद 19 से 22 तक का बात करता है। ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। ये मौलिक अधिकार है, क्या बाबू है, ये मौलिक अधिकार में दिया गया है कि आप लोग नागरिकों को स्वतंत्रता है। नागरिकों को स्वतंत्रता है, क्या क्या चीज का स्वतंत्रता है, अपना धर्म चुनने का स्वतंत्रता है, आप अपना जो है पेशा चुनने का स्वतंत्रता है। ये सभी आप किसी से पूछ के नहीं करिएगा। आपको पेशा बदलना है तो आप नाई मतलब कि बाल काटने वाला है, अब आप चाहते हैं कि आप जो है दूसरा कुछ कार्य करे, आप चाहते हैं कि हम जो है मजदूर बन जाए, आप चाहते हैं कि हम IAS IPS बन जाए, आप चाहेंगे कि हम किसान बन जाए, तो आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेशा चुन सकते हैं, आप अपना धर्म भी चुन सकते हैं। हिंदू है मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम है हिंदू बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना धर्म प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। यहाँ पर जो है नागरिक स्वतंत्रता में ये भी कहा गया है कि लोगों को जो है भारत के कोई भी कोना में जाकर के आप बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है आप बिहार के हैं, आप जाकर के जो है भारत के कोई भी कोना में जाकर के आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीजा नहीं लगेगा, आपको पासपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब का स्वतंत्रता दिया गया, क्या दिया गया, स्वतंत्रता। यही सब स्वतंत्रता को कहते हैं अपने से क्या है, नागरिक स्वतंत्रता। क्या कहते हैं, नागरिक स्वतंत्रता। लिखेंगे नागरिक स्वतंत्रता उन मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को संदर्भित करती है जो कानून द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। ये जो है कानूनी तौर पर व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। इसमें भाषण की स्वतंत्रता, हाँ अपना भाषण, अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपको विचार में क्या है मोदी जी के बारे में, अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपको कोई मना नहीं करेगा कि मोदी जी के बारे में बुला भला नहीं कीजिए, ऐसे आप नहीं बोलिए, आपको कोई मना नहीं कर सकता। अपना भाषण की स्वतंत्रता दे सकते हैं, अपना जो है विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है और न्याय का अधिकार जैसे आधारित न्याय का अधिकार जैसे अधिकार शामिल है। ये सब स्वतंत्रता दिया गया है, नागरिक स्वतंत्रता कहलाता है। गुरुजी इसको रगड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी आराम से समझ गए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस एपिसोड का जो है, ये वीडियो का जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको हम बताएं कि 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बताएं। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बताएं। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक सिद्धांत क्या होता है, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए लिखेंगे अपना सब, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति कुछ अधिकारों के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें राज्य या कानून द्वारा नहीं दिए जाते, बल्कि प्राकृतिक या ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं। ये अधिकार सार्वभौमिक और असहंतरण
असहन्तरणीय होते हैं। इट मीन्स वो अधिकार होता है, कुछ कुछ अधिकार, कुछ व्यक्ति ये मानते हैं, कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि हमको जो है ना, हमको जो है कुछ अधिकार जो होता है, कुछ अधिकार जो होता है ये धरती पर आकर के नहीं मिलता। ये धरती पर जो है जितना भी मनुष्य होता है, जितना भी मनुष्य होते हैं, मनुष्यों द्वारा प्राप्त नहीं होता है, मनुष्यों द्वारा जो है प्राप्त नहीं होता है। कुछ अधिकार जो होता है, कुछ अधिकार जो होता है ये हमको ईश्वर प्रदान करते हैं, ईश्वर द्वारा ही प्रदान होता है। और ये मनुष्य को जो है, ये मनुष्य को जो है ये अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार छीन नहीं सकता है। इस विचारधारा को जो व्यक्ति होते हैं उसी को अपने सब कहते हैं। वही व्यक्ति ये मानते हैं कि अधिकार का जो है प्राकृतिक सिद्धांत के बारे में बताते हैं, और ये कहते हैं कि ये अधिकार जो होते हैं क्या तो सार्वभौमिक होते हैं और इसको कोई छीन नहीं सकता। चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप आराम से बता सकते हैं कि नहीं? बताइए, आप ये सब आराम से लिख सकते हैं कि नहीं? एक बार इसका सबका अब बताइए कैसा लगा क्लास आप सबको। एक बार क्लास के बारे में आप सब बता दीजिए कैसा लगा। अपना सब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी होगा तो हिस्ट्री का भी क्लास, आई थिंक देखते हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं तो पीडीएफ बना है कि नहीं। एक बार पीडीएफ मिल जाएगा तो आपके समक्ष पुनः हम हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।